सबसे पहला जो कंप्यूटर के फॉर्म में माना जाता था वो थे एबेकस. एंड एबेकस इज व्हाट इज कंप्यूटिंग its attribute to the invention of abacus. Abacus is basically the mean having the main hand in the development of the computer. Almost 3000 year की बात है. It was a mechanical device capable of doing simple arithmetic calculations only. So here note कीजिएगा कि एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका काम केवल सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना था. कब आया था पैकर्स? 500 BC. इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इसी चेन में. तो 1964 1642 1642 में जाएंगे तो हमारे सामने आएगा पास्कल इन. ब्लेजी पास्कल इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कल कैलकुलेटर, और इसे हम पास्कल इन भी कहते हैं. ब्लेजी पास्कल ने एक इन्वेंट करा एक ऐसा मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसे हम पास्कल कैलकुलेटर पास्कल इन कहते हैं. टू डू द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स डायरेक्टली एंड मल्टीप्लिकेशन and division through repeating addition or subtraction. Here some invention mathematics में भी बात करें हम लोग तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एक नई खोज हुई थी जिसमें पास्कलिन ने एक तरीके से एक मैकेनिकल कैलकुलेटर हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्री को दिया. सो थैंक्स टू पास्कलिन. नाउ मूव टू द ब्लेजी पास्कल. थैंक्स टू ब्लेजी पास्कल. सो नाउ आगे बढ़ते हैं इसी चेन में इन्वेंशन के. तो 1834 में आते हैं. 1834 की बात करें तो एनालिटिकल इंजन की बात आती है. चार्ल्स बेबेज, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, इन्वेंटेड अ एनालिटिकल इंजन, अ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट विच इज कंसिडर्ड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स. वेरी गुड. इट इज बेसिकली चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसा एनालिटिकल इंजन दिया जिसने पूरी तरीके से कंप्यूटर जो काम करता है कि इनपुट लेना, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करने के बाद उसे कहीं स्टोर करना, स्टोर करने के बाद उसके आउटपुट में भी फॉर्म में डिस्प्ले कराना जिस चीज़ का इनपुट दिया था. एक ऐसा कंसेप्ट उसने ऐसा दिया जिसे हमने एनालिटिकल इंजन का नाम दिया. आगे बढ़ते हैं 1890 पे. 1890 की बात करें तो एक टैबुलेटिंग इंजन आया, टैबुलेटिंग मशीन आया, और इसे हरमन हॉलरिथ ने डिज़ाइन किया. टैबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डाटा स्टोर्ड ऑन अ पंच कार्ड. इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग. यस, बहुत अच्छा जी के क्वेश्चन में पहला स्टेप टूवर्ड्स द प्रोग्रामिंग वॉज गिवन बाई whom? हरमन होलरिथ. टैबुलेटिंग मशीन गिवन बाय द हरमन होलरिथ. तो इसके अंदर एक पंच कार्ड एज ए इनपुट डिवाइस का यूज किया गया. आगे बढ़ते हैं 1937 में. ट्यूरिंग मशीन. The Turing machine concept was a general purpose programmable machine that was capable to solve any problem by executing the program stored on the punch card. अब हम पंच कार्ड के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया हमने, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को आगे बढ़ाया हमने, और यहाँ पे कोई भी चीज़ जो पहले से प्रॉब्लम के फॉर्म में थी उस प्रॉब्लम को हमने एग्जीक्यूट करा, प्रोग्राम जो स्टोर था उसे, और किसमें के थ्रू एग्जीक्यूट करा? पंच कार्ड के थ्रू. सो एक ट्यूरिंग मशीन मार्केट में आई. ट्यूरिंग मशीन 1937 में मार्केट में आई थी. अब 1937 में आगे बढ़े तो 1945. तो 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन ने एडवेक और एनिएक, तो एडवेक एंड एनिएक नाम के जॉन वॉन न्यूमैन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम computer which was capable of storing data as well as program in the memory. So here एक ऐसा कंसेप्ट दिया स्टोर प्रोग्राम का जिसके पास स्टोर करने के साथ साथ मेमोरी में कैपेबल ऑफ टू प्रोग्राम द डाटा इन द मेमोरी में जो डाटा से प्रोग्राम करने की कैपेसिटी भी थी. और द एडवेक EDVAC एंड देन द एनिएक कंप्यूटर वेयर डेवलप्ड अंडर दिस कंसेप्ट. These are the two computers which are developed under this concept in 1945. Move towards the 1947. Yes, transistors. Vacuum tubes were replaced by transistors developed at Bell Lab using semiconductor material.
सेमीकंडक्टर के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। उन्हीं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज़ करके वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके मार्केट में एक ट्रांजिस्टर आया 1947 में। 1970 इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सिलिकॉन चिप। क्या एक सिलिकॉन चिप है विच कंटेन्स entire electronic circuit on a very small area. The size of computer has drastically reduced because of integrated circuit. After the integrated circuit, the size of the computer बहुत बड़े से बहुत छोटे फॉर्म के अंदर आ गया due to because of the IC integrated circuit 1970. So by this chart मैंने आपको बताया कि 500 BC से 1917 के बीच में क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ, एडवांसमेंट हुआ कंप्यूटर में, जिसने कंप्यूटर के अंदर एक नई इन्वेंशंस लेके आए। सो इसी को हम आगे बढ़ा के बढ़ते हैं। सो हेयर इसी के बेसिस पे हमने देखा, जैसे हमने प्रीवियस मेरी वीडियोस में आपने देखा कि मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात की थी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो 4 प्रॉपर्टी पे क्लासिफिकेशन किया जाता है कंप्यूटर का। पहली प्रॉपर्टी होती है, पीछे से स्टार्ट करो, ऑन द पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस होते हैं, डेट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, डेट इज अकॉर्डिंग टू द साइज। बड़े से छोटे की बात करें तो सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, मोबाइल एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसेस्ड, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। Now in this video we will discuss on the topic on the basis of generation, first, second, third, fourth, fifth. Yes, by this diagram I want to make it clear how there is a drastic changes in from first to fifth generation. आप देख सकते हैं फोटो में आपके सामने एक कंप्यूटर है जो कि फर्स्ट जनरेशन बेस्ड है। इसका सेकंड जनरेशन में देखिए थोड़ा सा क्या चेंजेस आया है, आप इमेजेस में विजुलाइज कर सकते हो आसानी से। इन थर्ड जनरेशन देयर इज ड्रास्टिक चेंजेस इन कंप्यूटर। इन फोर्थ जनरेशन अगेन देयर इज वेरी गुड चेंजेस, एंड देयर इज द लास्ट फिफ्थ जनरेशन. So here is what the changes in computer generation. Now move to the first generation computer. First generation computer की बात करूँ सबके दिमाग में आता है कि first generation computer किसके कारण आया. So here is the one is the technology vacuum tube. Or who has invented the vacuum tube technology? Sir John Ambrose Fleming. He is the one who has invented the first generation computer. Come to the second generation computer. Second generation किसके कारण आया? Here again the technology transistors. किसके कारण? 3 साइंटिस्ट थे इसके पीछे, J. Barden, H.W. Brattain and W. Shockley. He is the 3 scientists who has given the credit for making the transistor. Now next आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन किसके कारण अगेन क्वेश्चन पुटअप होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन लेके आई? इंटीग्रेटेड सर्किट. और इसके पीछे 2 साइंटिस्ट कहाँ था, जिसमें सबसे जैक किलबाई का नाम लिया जाता है एंड रॉबर्ट नॉइसी. सो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ जनरेशन. फोर्थ जनरेशन क्या है? जस्ट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू कह सकते हैं. इज इन्वेंटेड बाय टेड हॉफ. और मैं एक और चीज़ बता दूं कि टेड हॉफ ने जो बनाया था वो सबसे पहला कहलाया था इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर था, एंड दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑन अ चिप. पहला कंप्यूटर था जो चिप के अंदर तैयार हुआ था, दैट इज इंटेल 4004. Fifth generation is very good generation. Now current market is totally working on the fifth generation technology. Very large scale integrated circuit के अलावा ULSI ultra large scale integrated circuit microprocessors in conjunction with AI and parallel processing. कुछ कंसेप्ट पे काम कर रही है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जैसे रोबोटिक्स पे काम हो रहा है, न्यूरल नेटवर्क पे काम हो रहा है, गेम प्लेइंग पे इसमें काम हो रहा है. इसमें दीज आर द की पॉइंट्स ऑन विच द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर वर्किंग. Development of expert system to make decision in real time situations, real life situations. Natural language understandings and generation. The fifth generation computer also engage with quantum computing like superpositions and nanotechnology, etc. So we can imagine how the big project the fifth generation computers are taking. They are making a machine just like a human being. So after this, lot of things must be clear to each one of you what I want to say regarding first, second, third, fourth, fifth generation. Now I will going to explain you all this generation with the help of a chart. So here is the comparison between all the computer generation. One by one particulars I will take. सबसे पहले पर्टिकुलर्स की बात करूं कि किस ईयर में कौन सी जनरेशन आई, तो फर्स्ट जनरेशन मानी जाती है 1949 से 1955 के बीच में फर्स्ट जनरेशन थी. सेकेंड जनरेशन 1956 से 1965, थर्ड जनरेशन 1966 से 1975,
फोर्थ 1976 से 1995 एंड 1996 ऑनवर्ड्स फिफ्थ जनरेशन पे काम हो रहा है। अगर मैं बात करूँ इन साइज़ की, इनके कंप्यूटर की साइज़ की बात करूँ तो फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर होते हैं एक पूरे रूम की जगह लेते थे, और सेकंड जनरेशन की ये डेस्क, पूरे डेस्क टेबल या डेस्क के साइज़ का, ये कपबोर्ड हमारा होते थे घर में, कपबोर्ड होता है उसके साइज़ का होता है। थर्ड जनरेशन की बात करूँ तो ये टाइपराइटर, जितना हमने देखा हो टाइपराइटर साइज़ का या मिनी कंप्यूटर टाइप में होता है। फोर्थ जनरेशन हमारे सभी हम यूज़ कर ही रहे हैं आजकल, कंप्यूटर, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड साइज जो होते हैं। एंड द फिफ्थ जनरेशन आज के नए पाम टॉम सेल कंप्यूटर्स इन्वेंशंस हैं। अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो एक कंपोनेंट होता है एक सर्किट के अंदर, अगर मैं बात करूँ इसके वन कंपोनेंट वन सर्किट होता है, और सेकेंड जनरेशन में 100 कंपोनेंट, एक सर्किट में 100 कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर मैं बात करूँ थर्ड जनरेशन में, इसमें एक सर्किट में 1000 कंपोनेंट्स होते हैं, और फोर्थ जनरेशन में 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स पर सर्किट। देखिए एक सर्किट में कितने कंपोनेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और फिफ्थ जनरेशन मिलियन ऑफ कंपोनेंट्स पर सर्किट। सो कम टू द नेक्स्ट, अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में जो मेन मेमोरी में यूज़ किया जाता है वो मैग्नेटिक ड्रम होता है। इसी का इन्वेंशन मेन मेमोरी में नेक्स्ट जो चेंजेस सेकंड जनरेशन ने क्या, वो मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया। थर्ड जनरेशन ने यूज़ किया मैग्नेटिक कोर विद लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI। फोर्थ जनरेशन ने जो मेन मेमोरी के लिए यूज़ किया वो था सेमीकंडक्टर सर्किट, दैट वाज अ गुड इन्वेंशन। एंड द फिफ्थ जनरेशन दे आर यूजिंग द VLSI सेमीकंडक्टर सर्किट, दिस वेरी गुड पॉइंट। सेकेंडरी में स्टोरेज की बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन ने सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया। सेकेंड जनरेशन ने मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया। देखिएगा गौर फरमाएगा कि सेकेंड जनरेशन ने मैग्नेटिक ड्रम को रिमूव कर दिया। ऐसे ही थर्ड जनरेशन ने मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया। क्लियर है। ऐसे फोर्थ जनरेशन की बात करें हम लोग तो यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक बबल का यूज़ किया गया। एंड लास्ट फिफ्थ जनरेशन में ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया जाता है फॉर द सेकेंडरी स्टोरेज। अगर मैं अदर फीचर्स की बात करूँ, इनमें बेसिकली मेन कंपैरिजन की बात करूँ तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बहुत हीट जनरेट करते हैं, रिलेटिवली बहुत स्लो होते हैं, बहुत धीरे काम करते हैं, और एक फिक्स ऑपरेशन के लिए ही बने, हर ऑपरेशन इतने रिलायबल नहीं होते। लेकिन सेकेंड जनरेशन की बात करूँ तो ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले रिलायबल भी हैं, एक्यूरेट भी हैं, फास्ट भी हैं। थर्ड जनरेशन की बात करूँ तो ये फास्टर रिलायबल एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन। टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग इसके अंदर मेन फीचर मेड पॉसिबल क्या इसे, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। फोर्थ जनरेशन की बात करूँ तो सोफिस्टिकेशन एंड कॉम्प्लेक्स यूसेस, आप इसे अच्छे सोफिस्टिकेटेड है, और इम्प्रूव्ड स्टोरेज भी है इसके अंदर। अगेन सेम बात है, फिफ्थ जनरेशन उसी में काम करे, सोफिस्टिकेशन एंड कॉम्प्लेक्स यूजेस एंड इम्प्रूव स्टोरेज। नाउ नेक्स्ट पर्टिकुलर्स की बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो फर्स्ट जनरेशन में जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम होता था वो मशीन एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज में काम होता था। So those scientists who are doing the work on the first generation computer, they are genius, they are super, they are brilliant because they are having the knowledge of machine and assembly language level language that was really typical language, one of the hardest language which we can never learn right now in the market. बात करें सेकंड जनरेशन की तो हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, बिकॉज हाई लेवल लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज से मिलती जुलती है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आसान आ गया कि हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें जैसे फॉर्ट्रन और कोबल। फॉर्ट्रन एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, कोबल जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फिर थर्ड जनरेशन ने अपने पास हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करा, जैसे फॉर्ट्रन के वर्जन 4, कोबल का 68 और PLI का वर्जन नेक्स्ट। फोर्थ जनरेशन ने भी इसके अंदर काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करने लगे, फॉर्ट्रन का 77 वर्जन, पास्कल, C++, जावा ऐसी लैंग्वेज का यूज़ होने लगे इसमें काम करने के लिए प्रोग्रामिंग में। और फिफ्थ जनरेशन की तो लैंग्वेज हम ऐसे अभी कह भी नहीं सकते आपको, बिकॉज बेसिकली इनका कंसेप्ट न्यूरल नेटवर्क इन सब पे होता है। सो नेक्स्ट बात करें डाटा प्रोसेसिंग की। अगर डाटा प्रोसेसिंग की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन एट अ टाइम एक ही करता है, बिकॉज सीरियल प्रोसेसिंग होती है इसमें। सेकेंड में स्पूलिंग होती है, मतलब पीछे एक सीक्वेंस तैयार हो सकता है, एक के पीछे एक तैयार हो सकता है, लेकिन एक के बाद नेक्स्ट शुरू होगा, मल्टीपल देख सकते हो, लेकिन वो पीछे बैकेंड में स्पूल में खड़ा हो जाता है। थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग है, और फोर्थ में बहुत चेंजेस के मल्टी प्रोग्राम से मल्टी प्रोसेसिंग कर दी, मतलब एक साथ कई चीज़ की प्रोसेसिंग हो सकती है। और इसने भी मल्टी प्रोसेसिंग के साथ साथ पैरेलल कंप्यूटिंग भी कर दी फिफ्थ जनरेशन।
अगर टेक्नोलॉजी की बात अगेन वही है, मैंने जो आपको बताया था टेक्नोलॉजी सर्व द मेन कंसेप्ट, और वही टेक्नोलॉजी से मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी और उसी टेक्नोलॉजी से अपनी वीडियो कंक्लूड करता हूँ मैं कि फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर सर्किट, फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर सर्किट, और फिफ्थ में वेरी और अल्ट्रा large scale integrated semiconductor. The first question which comes in your mind is what is memory unit? A memory unit is the amount of data that can be stored in the storage unit. This storage capacity is expressed in the term of bytes. सिंपल सी बात यह है कि हम जब किसी भी चीज़ को कहीं स्टोर करते हैं तो हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि उतने जगह कितनी स्टोर हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम पहले उसमें देखते हैं उसमें क्वांटिटी कितनी है। हम जब कोई दूध किसी से लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो दूध मेजर करने का इक्विपमेंट है वो 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, हाफ लीटर का है। वेन एवर परचेजिंग एनी हार्ड मटीरियल वी आर सीइंग दैट कितना उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसमें वो केजी में है, ग्राम में है। सिमिलरली कंप्यूटर में भी कोई यदि कोई डाटा स्टोर किया जाता है तो उस डाटा को स्टोर करने के बाद हमें स्टोरेज यूनिट का पता होना कि एक्चुअली में वो डाटा कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। अब पता जब होगा जब आपको मेमोरी यूनिट की बारीकी से नॉलेज होगी। अगर आपको ये नहीं पता कि के बी बड़ा होता है या एम बी बड़ा होता है, जी बी बड़ा होता है, टी बी बड़ा होता है, पी बी बड़ा होता है या वाई बी बड़ा होता है, इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जज विच what is the exactly space consumed by that particular material. So इसी वीडियो में मैं आपको मेमोरी यूनिट से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वेन एवर यू गोइंग इन द मार्केट एंड द मार्केट सेलर इज सेलिंग यू द CD एंड इज शोइंग द CD में यदि वो आपको ये कह के सेल करता है कि वो 4 GB का कंटेंट 4.7 GB का कंटेंट स्टोर करता है, देन इट इज रॉन्ग। यू हैव टू सी व्हाट इज द एक्चुअली स्टोरेज कैपेसिटी। कई लोग ये कहते हैं कि 750 MB और 4.7 GB में 750 ज़्यादा होता है और 4.7 कम होता है। सो दे कंज्यूम टूवर्ड्स द मूव टूवर्ड्स द 750 या 700 MB, बट द मेन कंसेप्ट हियर इट इज MB एंड GB, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट। सो ये जो मेन कंसेप्ट है हमारे दिमाग में, इस कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है कि हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यूनिट के अकॉर्डिंग मेमोरी स्पेस कैपेसिटी इंक्रीज और डाउन होती है। whenever you going in the market, if you are purchasing something न्यू लैपटॉप और कंप्यूटर, कोई यदि आपको हार्ड डिस्क 500 GB की दे रहा है और एक आपको 1 TB की हार्ड डिस्क दे रहा है तो डेफिनेटली 500 GB की हार्ड डिस्क आपकी कम स्पेस प्रोवाइड कराएगी और 1 TB की आपको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कराएगी। आगे की नंबर क्वांटिटी विल नॉट मैटर, द मैटर विच विल हेयर इज द मेमोरी यूनिट। The TB is more as compared to the GB. This thing we will cover, I will cover in this particular video. Yes, my dear students, computer memory hierarchy. Computer memory hierarchy is important as we are discussing in this video regarding memory unit. हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे कंप्यूटर मेमोरी के हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि किस तरीके से हमने मेमोरी को क्लासिफाई किया, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कैश मेमोरी को, रैम, हार्ड डिस्क, वी ऑल कवर इन द प्रीवियस वीडियो। हियर आई एम वांट टू एक्सप्लेन यू दैट कि हमने इसमें एक पिरामिड में ये शो करना चाहा है कि आपको सबसे टॉप में लिखा हुआ है रजिस्टर्स, उसके नीचे कैश, उसके नीचे रैम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड लास्ट है आपके हार्ड डिस्क। ये चारों ही मेमोरी के ही एक तरीके हैं, मेमोरी इन सब में डाटा स्टोर होता है, बट इसमें सबसे रजिस्टर जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी है लेकिन सबसे फास्टेस्ट है और सबसे एक्सपेंसिव है। अगर साइज की बात करूँ सबसे स्मॉलेस्ट है और स्पीड की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा है, और यदि मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा है इसकी। साइज छोटी है, स्पीड इसकी काफ़ी, इसमें जो डाटा स्टोर करने की स्पीड है या डाटा एक्सेस करने की इसके अंदर जो स्पीड होती है, मतलब किसी भी डाटा का लेन देन जो हम करते हैं रजिस्टर के थ्रू बहुत जल्दी मिल जाता है डाटा, लेकिन कॉस्टली है बहुत। ऐसे में बात करूँ सबसे बॉटम में देखोगे आप हार्ड डिस्क दिखाई देगा आपको। हार्ड डिस्क भी ये शो करता है कि ये साइज में काफ़ी बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसे लेन देन की बात की जाए तो ऐसे स्पीड जो इसकी होती है स्लोएस्ट होती है।
और कॉस्टली भी इतने आसानी से मार्केट में हार्ड डिस्क मिल जाती है, हमेरी मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हार्ड डिस्क मिल जाएगी एज कम्पेयर टू रजिस्टर। सो वी कैन सी इन दिस पिरामिड दो वर्टिकल एरोज दिखाई दे रहे हैं आपको, एक रजिस्टर की तरफ दिखा रहा है ऊपर लो और नीचे दिखा रहा है हाई। तो मैं आपको इसे बताना चाहता हूँ कि मेमोरी कैपेसिटी सबसे लोएस्ट होती है रजिस्टर में, उसके बाद होती है कैश में, उसके बाद होती है रैम में, और सबसे हाईएस्ट मेमोरी कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क में। दूसरा कंपैरिजन शो करा है यहाँ पे रिगार्डिंग द एसएस स्पीड। अगर हम एसएस स्पीड की बात करें तो सबसे जल्दी कोई चीज़ों को हम एसेस कर पाते हैं मेमोरी में से, मतलब स्टोरेज यूनिट्स में से, मेमोरी में से हम जिस चीज़ को एसेस कर पाते हैं वो मेमोरी है रजिस्टर। यहाँ पे एसएस स्पीड बहुत अच्छी होती है, सबसे हाईएस्ट होती है, फिर कैश की होती है, फिर रैम की होती है, और सबसे कम होती है हार्ड डिस्क की। सो दिस इज द मेमोरी हायरार्की, बिकॉज इन हायरार्की के अकॉर्डिंग ही हम इसको यूनिट से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें दिमाग में क्लियर हो जाता है कि हमें कौन सी टाइप की मेमोरी हमारे कितना डाटा स्टोर कर रही है और कितनी जल्दी हमें डाटा प्रोवाइड कराएगी या नहीं कराएगी। दिस इज बेसिकली डायग्राम शोइंग यू द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट मेमोरी इन पार्ट ऑफ हायरार्की। नाउ द मेन क्वेश्चन कम हियर्स, ये मेमोरी यूनिट हम कह रहे हैं, एक्चुअली नहीं, मेमोरी यूनिट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मीन्स हम जब किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं तो इसको कैसे स्टोर करेंगे। तो जब मेमोरी की बात होती है तो हमारे कंप्यूटर की जब भी या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मेमोरी की बात आती है तो दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, एक तो बिट आता है और एक बाइट्स आता है। बिट एंड बाइट्स वो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली मेमोरी को, कंप्यूटर की गैजेट्स, कोई भी गैजेट हो उसमें मेमोरी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अगर मैं कहूँ तो बिट एक ऐसा है, एटॉमिक है, अ बिट इज एटॉमिक एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज होता है बिट। अ बिट स्टोर्स जस्ट अ जीरो और वन। बिट में या तो जीरो रहेगा या वन रहेगा। अ बिट स्टोर्स जस्ट अ जीरो और वन। तो कहने का मतलब ये है कि बिट मतलब सिंगल डिजिट, या तो इसमें जीरो होगा वन होगा। और बिट और बाइट से बन के हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है, और बाइनरी लैंग्वेज में भी केवल दो बिट्स का यूज़ करके पूरी लैंग्वेज तैयार हो जाती है, डेट इज जीरो और वन। दूसरे की बात करें बाइट्स, जब 8 बिट्स को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, व्हेन वी आर यूजिंग द 8 बिट्स देन इन दैट केस इट विल रिप्रेजेंट एज ए बाइट। जैसे एग्जांपल में दिख रहा है कि 01011010, ये टोटल काउंट करते हैं हम लोग तो 8 बिट्स है। ये 8 बिट्स बल्कि अब क्या बन रहे हैं, बाइट बन रहे हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम किसी भी करेक्टर को स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो करेक्टर कैसा भी हो, सिंबल हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो, चाहे नंबर हो, उसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर को 1 बाइट की जगह चाहिए होती है। 1 बाइट इज यूज्ड बेसिकली टू स्टोर 1 करेक्टर। एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट की जगह चाहिए होती है। तो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि मेरा नाम JAI है तो मेरे JAI के हिसाब से 3 बाइट की मेमोरी कंज्यूम होगी बेसिकली इस JAI को स्टोर करने के लिए। सो ऐसे यदि भारत है BHARAT तो इसमें 6 करेक्टर हैं तो 6 बाइट ऑफ मेमोरी विल बी कंज्यूम्ड। सो दिस इज व्हाट बेसिकली द बिट एंड बाइट। नाउ वी विल सी basically now in this particular section, here this picture is showing the different memory units and how we are representing this memory units are shown in this particular image. यदि मुझे बाइट को कभी भी रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैं खाली कैपिटल में B यूज़ करता हूँ। बाइट इस को रिप्रेजेंट B से किया जाता है। ये बेसिकली हमारी सारी मेमोरी यूनिट है। जैसे मैं अगर स्टार्टिंग से बोलूँ आपको तो बिट, निबल, बाइट, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, जीटा, योटा, ब्रोंटो, जियोप। आई एम नॉट कवर्ड इन दिस द ब्रोंटो जियो बिकॉज एडवांस पार्ट में और आ जाता है। अगेन आई एम सेइंग दैट कि बिट, किलो, बिट, निबल, बाइट, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, जीटा, योटा, ब्रोंटो, जियोप। तो ये टोटल हमारी मेमोरी यूनिट है। इन्हीं पर बेस सारे मेमोरी इक्विपमेंट तैयार होते हैं। इन्हीं पर बेस सारे प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी वाले इक्विपमेंट तैयार होते हैं। सो सारे गैजेट्स इन यूनिट के ऊपर ही कंसिडर हैं। जब भी आप किसी भी हार्डवेयर का स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे तो उनमें कहीं ना कहीं मेमोरी यूनिट्स की डिटेल होगी। सो इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस मेमोरी यूनिट देन दैट केस यू आर एबल टू जस्टिफाई बाय योर माइंड कि विच वन इज बेटर, विच वन इज नॉट बेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ मेमोरी। सो
किलोबाइट को केबी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मेगाबाइट को एमबी से, गीगाबाइट को जीबी से, टेराबाइट को टीबी से, पीटाबाइट को पीबी से, हेक्साबाइट को ईबी से, जीटाबाइट को जेडबी से, योटाबाइट को वाईबी से. Now it's time to have a complete chart of all the memory unit. So this chart is explaining you the what are the symbols, what is the full form and how much quantity of data it is basically storing. So पहले बात करते हैं. सबसे पहले जब भी आपको 1 बिट दिखाई दे तो उसका मतलब होता है कि वो बाइनरी डिजिट की बात कर रहा है और उसकी क्वांटिटी होती है एक सेल के बराबर, या उसमें आइदर 0 और 1 होता है. जब 4 बिट्स को एक साथ इकट्ठा किया जाता है जैसे 1000, तो वो एक निबल के फॉर्म में बन जाता है. और निबल का मतलब एक तरह से हाफ बाइट होता है वो, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं तो हाफ बाइट हो गया 4 बिट्स. जब 8 बिट्स इकट्ठे होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बाइट, और इट इज रिप्रेजेंट एज ए 1 बाइट. ऐसे जब 1024 बाइट इकट्ठा हो जाते हैं तो वो किलो बाइट बन जाता है, डेट इज रिप्रेजेंटेड बाई 1 किलो बाइट. ऐसे 1024 किलो बाइट इकट्ठा होते हैं तो उसे मेगा बाइट कहा जाता है, डेट इज 1 मेगा बाइट. वैसे 1024 मेगाबाइट इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे गीगाबाइट कहा जाता है, डेट इज 101 गीगाबाइट. ऐसे 1024 गीगाबाइट है हमारे पास तो उसको 1 टेरा, उसे हम टेराबाइट कहेंगे या 1 टेराबाइट कहेंगे. ऐसे 1024 टेराबाइट हमारे पास, उसे पीटाबाइट पीटाबाइट कहेंगे. ऐसे 1024 पीटाबाइट हमारे पास है तो उसे एक्साबाइट या 1 एक्साबाइट कहेंगे. डेट इज 1024 एक्साबाइट है तो उसे जीटाबाइट या 1 जीटाबाइट कहेंगे. ऐसे 1024 जीटाबाइट है हमारे पास तो उसे डेट इज योटाबाइट या 1 योटाबाइट कहेंगे. सो दिस इज बेसिकली अ रिलेशनशिप of the all memory unit. Now finally in this I am giving the basically computer memory organization as we have, हमने पढ़ चुके हैं बिट क्या है, निबल क्या है, बाइट क्या है. नाउ द अगेन द लास्ट वन विच इज कमिंग देयर द वर्ड. तो व्हाट इज बेसिकली अ वर्ड. वर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग कंप्यूटर में कह सकते हैं कि एक सिंगल ऑपरेशन में, कोई भी एक सिंगल ऑपरेशन जब होता है बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, तो सीपीयू और मेन मेमोरी का जब कोई सिंगल ऑपरेशन में कि जो डाटा ट्रांसफ़र होगा उस सिंगल ऑपरेशन के लिए जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, तो डाटा ट्रांसफ़र इट इन द फॉर्म ऑफ बिट्स जो हो रहा है डेट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड. तो वी कैन से डैट, मैं एक तरह से ये भी कह सकता हूँ कि जो वर्ड होता है कुल मिलाकर के it defines the amount of data in term of number of bits that can be transferred between the CPU and the main memory in a single operation. Here we have seen that memory का जो word size है वो 16 bits का है. इसका मतलब ये है कि 16 bit of data can be transferred between the CPU and the main memory RAM in a single operation. So बेसिकली हमने देखा कि ये टोटल सिंगल, ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे, ये टोटल 1 2 3 4 ये 16 बिट का एक पूरी इंफॉर्मेशन है. ये 1 बिट शो कर रहा है. जो सबसे आगे होती है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं इसे हम लोग, और जो सबसे लास्ट में वो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. 4 के ग्रुप को हमने निबल के फॉर्म में दिखा रखा है, 8 के ग्रुप को हमने बाइट के फॉर्म में दिखा रखा है, और टोटल 16 के ग्रुप को हमने वर्ड के फॉर्म में दिखा रखा है. सो दिस इज व्हाट बेसिकली the memory unit in the computer is called a memory. It's a very simple thing. हमें हर चीज को रखने के लिए कहीं ना कहीं एक माध्यम चाहिए होता है, टू स्टोर समथिंग. Whatever the data we are putting inside the computer, for this we need some platform where we can put it on for a permanent or temporary basis. बहुत अच्छे से समझाया गया है. मेमोरी को इंसान के दिमाग से कंपेयर किया गया है. क्यों करा गया है? हम हमेशा बच्चे को कहते हैं कि बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प है, बच्चे की मेमोरी शार्प नहीं है. कई बार टीचर हम लोग ये भी बच्चों से कंपैरिजन करते हैं कि हमने इस बच्चे को 3 दिन पहले जो पढ़ाया था उसे अभी तक याद है, और इस बच्चे को जो पढ़ाया था उसे याद नहीं है. इट मीन्स डैट इंसान की मेमोरी भी सेम उसी तरीके से होती है जैसे कंप्यूटर की मेमोरी है. इंसान को कुछ चीज़ें परमानेंटली याद हो जाती, कुछ चीज़ें परमानेंटली याद नहीं होती. देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन, उसके लिए उसको बार बार नहीं पढ़ाया जाता. सिमिलरली इन कंप्यूटर सिस्टम्स द मेमोरी इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू द 2 टाइप्स.
primary memory, secondary memory, basically. So here the memory is what? Basically it is used to store the data and instructions. But अब data instructions तो बहुत type के होते हैं. By watching this picture we can see that आजकल के बच्चों के पास मेमोरी में स्टोर करने के लिए क्या क्या चीज़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिकल फॉर्मूलेस, इक्वेशंस, theorems, SST, history, geography, civics, political science, English, grammar, literature, Hindi, grammar, literature, and moreover the computer part. Lot of things are there inside the brain of the student. How they are interrelating the things we cannot even imagine. The same we can imagine with the part of computer also. Lot of things are there in the brain of computer. Which data to be retrieved at what time, and what data is relevant and what data is not relevant, it is decided by the memory itself. So let me explain you in a brief way. Yes, my dear students, now I am showing a block diagram which is basically a computer memory organization. Here you can see that the CPU is connected with cache memory. It is bidirectional arrow. After that it is a primary memory. Again it is a bidirectional arrow. Then it is a secondary memory. To explain this block diagram, I want to give an example. What happened? वी कैन टेक अवर एग्जाम्पल ऑफ होम. हमारे घर में जो डेली चीज़ें जो काम आती हैं हम उन चीज़ों को अपने सामने रखते हैं. जो चीज़ें हमें पड़ती हैं ज़रूरत, सुबह शाम कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसे भी हम अपने आसपास रखते हैं. पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें बहुत ही कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, हफ्ते में. उन चीज़ों को हम अलग से रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर के लिए एक और क्लियर करता हूँ आपको. नाउ राइट नाउ हर इंसान अपने मोबाइल फ़ोन को अपने साथ लेके चलता है. मोबाइल फ़ोन की कभी भी ज़रूरत हो सकती है. घर पे उनके पास अपना खुद का टीवी है. टीवी भी बहुत जरूरी प्राइमरी मेमोरी फॉर्म में यूज हो रहा है. बट इफ द पर्सन इज हैविंग द डेस्कटॉप, in that case it will be opened not on a normal basis. So by this diagram I must clear to you that CPU के सबसे पास जो होता है वो कैश मेमोरी होती है. इससे एक और डेफिनेशन क्लियर हो जाता है. कैश मेमोरी इज द इंटरमीडिएट मेमोरी बिटवीन द CPU and the main memory. That is means that the closest memory to the CPU is the cache memory. After the cache memory, it is the primary memory, and after it is secondary memory. It means that whenever we are demanding something from the CPU first check that data whether it is present in the cache memory or not. If the data is not present in the cache memory, then the requirement is sent to the primary memory. If the primary memory is able to fulfill the requirement, then fine, the cycle is over. But if the primary memory also not having that data, then it forward the request to the secondary memory. Finally, secondary memory retrieve the data from the huge amount of database. It retrieve the relevant data and forward it back to the primary memory. The primary memory send it back to the cache memory, and the cache memory send it back to the CPU. This is a cycle which is available in the memory of the computer. So let me clear it with a short definition of each and everything. Yes, what we have read in the previous block diagram, let me clear it with a definition. The cache memory stores the data and instructions that are used frequently by a user. वो चीज़ें जो यूज़र को बार बार ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही जल्दी ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को वो अपनी कैश मेमोरी में रखता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट से पूछा व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर फादर मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर होम एड्रेस. दिस थिंग्स आर देयर कीप्ड इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन के जो कैश मेमोरी होती है वहाँ पे ये होते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें फ्रिक्वेंटली रिक्वायरमेंट होती है. द नेक्स्ट पार्ट इज द मेन मेमोरी.
The main memory is the memory system that allows storing instructions and data on which the system is working at the present time. It means that the main memory it's only the store those data on which it is working at present. For example, if a student is studying right now, one student is studying in Rat International School, Behror. If any neighbor asks that student कि what is the name of your teacher, what is the name of your teacher who taught you Hindi subject, English subject, computer subject, math subject, definitely he or she is able to give the reply because currently he or she is studying in that school. सो बच्चा जब उस स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल से रिलेटेड किसी भी टीचर का नाम या कोई चीज़ उससे पूछी जाती है स्कूल से रिलेटेड, ही और शी इज एबल टू रिप्लाई इफ प्रेजेंट इन द क्लास. The next is the secondary memory. The secondary memory is the information or data storage cell where data is stored permanently. मतलब सेकेंडरी मेमोरी वो चीज़ें मिलती है जो एक परमानेंट तौर पर हमारी मेमोरी में सेटअप हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, वन स्टूडेंट after clearing his class 12th, he switched to the his graduation part. ग्रेजुएशन में उससे कोई यदि पूछता है स्कूलिंग लाइफ में हु टॉट यू इन क्लास 12th, हु टॉट यू इन क्लास 10th एंड 11th, तो डेफिनेटली वो बच्चा उसका जवाब तभी दे सकता है अगर वो बच्चा उस टीचर को के कंसेप्ट उसको क्लियर हो या उस टीचर को वो पसंद करता हो, उसका पढ़ाने के तरीके को पसंद करता हो, दैट ही लाइक द टीचर. In that case, he or she is able to give the reply because that name of the teacher, the image of the teacher is present in the secondary memory of the student. But those images and those names of the teacher which are not present in the secondary memory, that get flushed out because that are not present at that time. That is basically the secondary memory. Yes, my dear students, now the next part is the classification of memory. This is one of the important topic. It covers all the basically memory which are available in the computer, memory related devices which are related with a computer. Basically we have read the classification of memory की बात की जाए तो there are the two parts of classification of the memory. The one part is the primary memory. The primary memory is again classified into the two types. One is the cache memory, which we have read that it is situated between the CPU and the main memory, and basically the example it is CPU registers. And we know that the cache memory is the fastest memory. We can also say that the cache memory is the fastest memory, or another one is the high speed to access the data is the cache memory. When the CPU needs the data, it look first in the cache memory only. So it's clear to all of you. And one more thing is that the cache memory is a volatile small sized memory. So one 2 point I will make it clear to you. One is the cache memory is the high speed data access memory, and other is the fastest memory of the CPU. Now move towards the main memory. When we are asking about the main memory, one thing came in your mind that it accesses the data first and directly. So first and directly means that again it is directly connected with the CPU, and it is the one who main fulfill the requirement of the CPU. So main memory is classified into two types. As per the functionality, we can say that the main memory is classified according to the characteristic of volatile and non-volatile. Now before continuing further, I must clearly what you mean by volatile and non-volatile. Volatile वो होता है जो नष्ट किया जा सकता है, जिसे ख़त्म किया जा सकता है, जिसे रिफ्रेश किया जा सकता है, वो volatile होते हैं. जिसको चेंज किया जा सकता है volatile होते हैं. नॉन volatile वो होता है जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, जिसे ख़त्म नहीं किया जाता, मतलब बहुत ख़त्म करने के लिए टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत है, जिसे रिफ्रेश नहीं किया जा सकता आसानी से, और जिसको आसानी से इरेज नहीं किया जा सकता, that is done can be done by the hardware engineer only. So the main memory is classified into two types: RAM, full form random access memory, ROM, read only memory.
The RAM is further classified into static RAM, that is next one is the dynamic RAM. Or ROM is further classified into three types: programmable ROM, erasable programmable ROM, electrically erasable programmable read-only memory. In the next slide, I will clearly you by the complete differentiate diagram, that is making difference between the RAM and ROM, another very good topic for our student also. Now move to the next part, secondary memory. When we are asking about the secondary memory, it is used to store the data which we want to store it for the permanent basis. But which devices will be used to store the data permanently? Before starting, I must clear you that secondary memory is also known as an auxiliary memory. It is also known by the name of backup memory. The first part of the secondary memory is magnetic tape. Magnetic tape, it works on the property of sequential access. अब sequential access क्या होता है? मतलब हर चीज एक सीक्वेंस में, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5. If I want to access the data which is present on the fifth number, then I have to start from the 1, 2, 3, 4, then the fifth one will come. That is a magnetic tape. It consumes lot of time when we want to access the data which is present at the last one. The next secondary memory is the magnetic disk. So magnetic disk is basically hard disk drive and floppy disk drive. As we know that the hard disk drive is one of the major data storage platform, and floppy disk drive, it is right now is not present in the current CPU, but it is very good concept of the data information storage. As I will make it clear about the floppy disk drive, the floppy disk drive storage capacity starts from 720 KB kilobyte to 2.88 MB megabyte. You can imagine that कितना small storage है. 720 KB to 2.88 MB. आजकल की तो फोटो जो हम कैप्चर करते हैं वही 4 MB की होती है. उस टाइम में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल डिवाइस फॉर द ऑफिशियल पार्ट. नेक्स्ट है एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होती थी. फ्लॉपी जो डिस्क होती थी बहुत ही फ्लैट तरह की होती थी, एक स्क्वायर शेप के अंदर, और इसका साइज बेसिकली 3.5 इंच की होती थी जो कि पॉलिस्टर फिल्म में तैयार होती थी. इसके ऊपर मैग्नेटिक की कोटिंग भी होती थी. बेसिकली 3.5 इंच इसका साइज होता था. पॉलिस्टर फिल्म के ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग होती थी इसके ऊपर. लेकिन मैं आपको एक और क्लियर कर दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि फास्टेस्ट एसेस प्रोवाइड कराता है कैश मेमोरी, तो सबसे स्लोएस्ट एसेस प्रोवाइड कराता है डिवाइस, दैट इज अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. सो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में सबसे स्लोएस्ट एसेस हो पाता था. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, ऑप्टिकल डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क की यदि बात की जाए तो सबसे मेन हमारे पास आता है दिमाग में, दैट इज द CD. You must all of you heard about the CD, that is full form is compact disc. Before starting, I have not mentioned here, the CD is basically classified into three types. One CD which is available in market is a CD-ROM, compact disc read only memory. ये CD-ROM वो CDs होती हैं जिनको कि एक ही बार राइट किया जाता है और इसको कितनी बार भी पढ़ा जा सकता है. मतलब हम देखते हैं कई बार कुछ सीरीज कंपनीज के द्वारा तैयार होकर आती है बुक के पीछे, या और कंपनीज के कुछ गेम्स होते हैं जिनको हम इरेज नहीं कर सकते, वो एक ही बार तैयार होकर आते हैं CD. वी कैन नॉट इरेज दैट डाटा, वी कैन नॉट इंसर्ट एनी डाटा, वी कैन नॉट फॉर्मेट दैट CD, and we cannot even also we cannot copy the content of that CD. Basically it can be, but it can be read as many times as we require. The next CD which is available in the market is CDR, that is CD recordable. CD recordable. It means that we can purchase a blank CD from the market and we can insert or we can write our own fresh data on that CD. It means that you can put our fresh data on that CD and it can be read as many times, but it cannot be erased. Now the next CD which has came in the market is the CD-RW, CD rewritable. Now it is a rewritable, means that
We can write information over and over again and again. CD ब्लैंक खरीद के लेके आए, उसमें हमने डाटा डाला, उसके बाद डाटा को इरेज करा, फिर डाटा डाला, फिर उसको फॉर्मेट कर दिया CD को, बट मीन्स दैट वी कैन write information again and again. Basically, three category of CD I have discussed. One is the CD-ROM, CDR recordable, and CDRW rewritable. Now move to the part of DVD. Again, the DVD is also available in three type category. One thing I missed, that is the CD storage capacity. अगर हम CD की स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें हम लोग, तो CD की स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB तक होती है. 700 MB तक का डाटा हम वी कैन इंसर्ट इन अ CD. बट व्हेन वी आस्किंग अबाउट द DVD, फुल फॉर्म इज डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं फुल फॉर्म में इसको. और DVD का बेसिकली स्टोरेज कैपेसिटी मार्केट में आजकल दो तरीके से आता है. DVD, व्हेन वी आर परचेसिंग द DVD, सिंगल साइड DVD या डबल साइड DVD. When we asking about the single side DVD, the storage capacity is 4.7 GB. But when we are concerned about when you want to purchase the double side DVD, the storage capacity is approximately 17.08 GB. So 4.7 GB when it is single coated. When we are purchasing double side DVD, it is 17.17.08 GB storage capacity is there in DVD. The next storage device in optical disc is BRD, Blu-ray disc. Blu-ray disc is a magnificent discovery in the part of storage because its storage capacity starts from 25 GB to 50 GB, which is a huge amount of storage capacity. The last, the optical storage disc category is HVD, holographic versatile disk. We cannot imagine its storage capacity is 3 to 5 TB terabyte. In the next video, I will make you clear about the memory units. So these are the four category of optical disk: CD, DVD, BRD, HVD. Now move to the last category, flash memory. Now in the current market में जो सबसे बड़ा क्रेज है वो फ्लैश मेमोरी का भी है. Memory cards, pen drive is one of the good example of flash memory, as we know that right now in each and every offices and the students are preferring the memory card and pen drive for storage. So this is what about the classification of memory. Now move to the next slide. Now my dear students, our last topic is difference between RAM and ROM. So one by one I will cover each and every point, and this is one of the very good difference because this topic is required, will be continue in the class 9th and 11th and 12th also. So first point is the full form. The full form of RAM is random access memory. The full form of ROM is read only memory. अगर RAM के function की बात करें, it store all the data to run your application and software. जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उससे रिलेटेड सारा डाटा रैम के अंदर जाता है. जब मैं MS वर्ड में काम कर रहा होता हूँ तो MS वर्ड के को चलाने के लिए जो फाइल्स होती हैं वो सारी पहले रैम में जाती है, तभी MS वर्ड से रिलेटेड एप्लीकेशन में मैं काम कर पाता हूँ. नाउ नेक्स्ट इज बेसिकली मीन्स टू, मेरा कहना था कि MS ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर MS वर्ड नाम का एक एप्लीकेशन है, उसको चलाने के लिए मुझे रैम का के अंदर लोड होता है. रोम की बात करें, इट स्टोर्स ओनली द डाटा नेसेसरी फॉर बूटिंग योर कंप्यूटर सिस्टम. बूटिंग का मतलब होता है सिस्टम को स्टार्ट करना, सिस्टम को रन मोड में लेके आना. तो जो बूटिंग के लिए सबसे मेन जो प्रोग्राम्स की जो इंफॉर्मेशन की है, जो डाटा की हमें ज़रूरत होती है सिस्टम को बूट करने के लिए, that all the data are available in ROM. Now next, one of the very important point, volatility. मैंने पहले भी कहा था रैम वॉलेटाइल है. इट मीन्स दैट द डाटा विल इवेपोरेट एंड डिसअपियर व्हेन यू शट डाउन द सिस्टम. मेरा कहना था भाई जैसे आप पावर ऑफ करके दोबारा जब ऑन करते हो तो रैम एकदम फ्रेश हो जाती है, रैम में कोई डाटा नहीं होता. कई बार मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है, मेरा काम नहीं करता, या मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसमें बैकएंड में चल रहे हैं, प्रोसेसर बिल्कुल ही
एक तरह से इतने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला के उसकी मेमोरी पूरी कंज्यूम हो गई, प्रोसेसर की रैम पूरा ऑक्यूपाई हो गया, तो एक ऑप्शन हमारे पास आता है टू रीबूट, टू रीस्टार्ट, एंड दिस इज वन ऑप्शन बाय विच once the system get restarted, the RAM will be fresh and our system will be start working normally. But in the part of ROM, it is non-volatile. It means that data do not disappear even if disconnect from the power supply. इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार भी सिस्टम को शट डाउन करो, कितनी बार भी रिस्टार्ट करो, तो वॉट एवर द डाटा विल बी देयर इन रोम विल बी देयर रिमेन इन रोम इटसेल्फ. It means that the data will not get evaporate or disappear from the ROM. It will not affected by the power supply. The next point is data storage. The data store, whatever the data we are storing in RAM, definitely सी बात है volatile है तो temporary data ही store होगा, because power supply होते ही, power supply जाते ही RAM तो पूरा खाली. When we asking considering about the ROM, यहाँ डाटा स्टोरेज परमानेंट होता है, बिकॉज इसे कोई पावर सप्लाई से फर्क नहीं पड़ता. वॉट आर द डाटा इज देयर इन रोम विल रिमेन इन रोम. मॉडिफिकेशन की बात की जाए, द रोम इज बोथ रीडेबल एंड एडिटेबल. वी कैन चेंज द डाटा इन रैम. सिंपल सी बात है, इट इज वॉलेटाइल तो हम चेंज कर सकते हैं. रोम इज ओनली रीडेबल, यू कैन नॉट एडिट और चेंज द डाटा इन रोम. क्लियर है. मेंटेनेंस की बात की जाए तो रैम नीड इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन द डाटा. रैम और इस रैम तभी काम करता है जब उसे इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई मिलती है, तभी भैया उसकी ब्रेन काम करता है रैम का. बट इन द पार्ट ऑफ रोम इट डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन इट्स डाटा. रोम को कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए. सबसे मेन बात, कॉस्ट की बात की जाए तो भैया सिंपल सी बात है कि जो चीज़ बहुत ही सक्रिय और बहुत ही ज़्यादा काम करती है वो है हमारा रैम. रैम की कॉस्ट रोम से ज़्यादा होती है और रोम रैम के मुकाबले सस्ता मिलता है, क्योंकि सारा गेम तो कुल मिला के किसका है, रैम का है. बिकॉज वॉट एवर द एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर वी आर वर्किंग, इट बेसिकली वर्किंग ऑन रैम. सो स्पीड की बात की जाए तो रैम ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन इसको बहुत चाहिए होती है. जितनी पावर दे उतना स्पीड से काम करेगा. रोम भी फास्टर होता है, बट फास्टर तो है लेकिन पावर कम खर्च करता है एज कम्पेयर टू द रैम. मैंने टाइप की बात करें, हमने क्लासिफिकेशन चार्ट में देखा था कि दो टाइप के रैम होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम. और यदि हम बात करें रोम की तो PROM प्रोग्रामेबल, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. दिस इज बेसिकली कैटेगरी. और स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो रैम जो हम है मार्केट में 1 GB से लेकर के 256 GB तक की मिल सकती है हमें, डिपेंड ऑन द वर्जन ऑफ द सिस्टम. बट फॉर द पार्ट ऑफ रोम इसको बहुत कम स्टोरेज की जरूरत होती है. 4 MB से लेकर 8 MB में इसका सारा काम हो जाता है. सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम. नाउ फाइनली